Jai Hind everyone, I welcome you all to Brigadier Defense Academy. Now पेपर बहुत पास आ गया और अब टाइम है रिवीजन करने का और आज हम करेंगे केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन। शुरू करते हैं, अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। जो कंसेप्ट आता है वो ठीक है, जो नहीं आता उसको लिख लेना और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो उठाते हैं। वो टॉपिक्स मैंने लिए हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं आज का वो है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट हार्ड वाटर, व्हाट इज कॉल्ड हार्ड वाटर एंड व्हाट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब बेसिक सी चीज़ देखो, किसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं? तो बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हार्ड वाटर मतलब दैट डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप, डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप। साबुन के साथ जो पानी झाग नहीं बनाएगा वो कहलाएगा हार्ड वाटर। ठीक है, पुरानी डेफिनेशन है ये, है ना, इसको बेसिक लेवल में समझ सकते हैं। और सॉफ्ट वाटर किसको बोल दिया? सॉफ्ट वाटर दैट फॉर्म्स लेदर, लेदर का मतलब झाग, ओके, लेदर विद सोप। एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट सोप्स। अगर आपको पता करना है कि पानी हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है तो सोप से करेंगे। याद रखना, कभी भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही लेदर फॉर्म करता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई। डिटर्जेंट केमिकल से बना होता है, तो डिटर्जेंट कैन गिव फोम इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हार्ड वाटर की, भाई हार्ड वाटर सोप के साथ लेदर नहीं बनाएगा और सॉफ्ट वाटर बनाएगा। अब जरा इस पिक्चर में देखो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इफ यू टॉक अबाउट द सॉफ्ट वाटर, तो इसमें मिनरल कंटेंट कम है, लो मिनरल कंटेंट, और ज्यादा होगा भी तो सोडियम आपको मिलेगा, Na पॉजिटिव मिलेगा। ओके, नाउ रेन एंड स्नो इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर। ठीक है, रेन और स्नो सॉफ्ट वाटर की एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है डिस्टिल्ड वाटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। रिमेंबर दिस थिंग, डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम मिनरल्स। एक भी मिनरल डिस्टिल्ड वाटर में नहीं मिलते हैं। तो अगर सवाल आएगा क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें डिसॉल्व मिनरल्स ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, यूजुअली हमें पता है यार पानी का पीएच कितना होता है, तो पीएच ऑफ वाटर इज 7। ठीक है, पीएच होता है 7, होल्ड ऑन ना, पीएच। और थोड़ा सा एनडीए में भी याद करो, पिछले बार ही क्वेश्चन आया था कि पीएच में पी स्टैंड्स फॉर, तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जिसका मतलब पावर होता है। ठीक है, किसकी पावर? हाइड्रोजन की पावर। तो सॉफ्ट वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर की, तो समझना इस चीज में, हार्ड वाटर में आपको हाई मिनरल कंटेंट मिलेंगे। कौन से मिनरल मिल रहे हैं सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, एक चीज और, हार्ड वाटर ना इट इज एल्केलाइन, इसका पीएच थोड़ा सा 7 से नीचे होता है, एल्केलाइन होता है ये हार्ड वाटर। क्लियर? कहाँ से मिलेगा? देखो यहाँ पर दिखा रखा है, वेल, वेल वाटर इज द हार्ड वाटर। एक मिनरल वाटर आता है, दैट इज ऑल्सो हाई वाटर, हार्ड वाटर। वेल के अलावा बोरवेल से जो पानी आता है, बोरवेल, वो भी हार्ड वाटर होता है। अब इस हार्ड वाटर का टेस्ट ना कुछ अलग सा होता है, कभी कभी इसका एक मेटालिक टेस्ट आता है। और कैसे आ रहा है वो मेटालिक टेस्ट? क्योंकि इतने सारे मेटल्स हैं इसके अंदर, देखो मेटालिक कंटेंट ज्यादा, मिनरल कंटेंट ज्यादा है ना, तो मेटालिक टेस्ट कभी कभी इसका आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं इसके साइंस के पीछे। इसमें तो कुछ नहीं है हार्ड वाटर में, चलो आगे देखते हैं। दो तरीके की हार्डनेस होती है पानी में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, वन इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस एंड अदर इज कॉल्ड द परमानेंट हार्डनेस। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए ही है, तो टेम्पररी हार्डनेस होता है किसकी वजह से? ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि पेपर में आता है कि टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। तो टेम्पररी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, अब एक चीज और भी देख लो भाई, अगर मुझे इस टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना है, मुझे हटाना है, तो बहुत आसान है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? इसको रिमूव करने के लिए इसको हम बॉईल कर देंगे, पानी की बॉइलिंग कर देंगे। तो जैसे ही पानी को बॉईल करोगे तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वो निकल जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज क्या है भाई? टेम्पररी हार्डनेस जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। आ जाओ जरा इधर पे। परमानेंट हार्डनेस किसको बोलेंगे? परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इन दोनों ही के
सल्फाइड्स और क्लोराइड्स होंगे, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर होगी इतनी बात। और परमानेंट हार्डनेस को बॉइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉइलिंग से परमानेंट हार्डनेस को आप हटा ही नहीं सकते हो। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहां से आएगा कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से, बिल्कुल लर्न कर लेना इसको। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड्स और क्लोराइड्स की वजह से है, ठीक है। अब हमें पता चल गया टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, बॉइल कर दो पानी को। लेट्स अंडरस्टैंड कि परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, ये PYQ है ऑलरेडी, ठीक है, ये आ चुका है पेपर में। वेज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो पहला तरीका हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है वो है बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। अच्छा देखिए, वॉशिंग सोडा का एक और कॉमन नाम होता है सोडा ऐश। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका Na2CO3.10H2O। और एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर जो ये 10H2O है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जिस भी सॉल्ट में आप इस तरीके से .H2O देखेंगे, 3H2O, 4H2O, 5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है, ठीक है। अब देखते हैं इस मेथड में होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से। आपने क्या करना है, आपने हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा को डालना है, ठीक है। द वॉशिंग सोडा कन्वर्ट्स सॉल्यूबल क्लोराइड्स, जो क्लोराइड और सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट जो घुले हुए हैं, जो डिसॉल्व्ड हैं इसमें, उनको इनसॉल्यूबल में चेंज कर देगा। पहले पानी में घुले हुए हैं, ठीक है, पहले वो सॉल्यूबल है, लेकिन जब वॉशिंग सोडा डालोगे तो वो इनसॉल्यूबल हो जाएंगे। इनसॉल्यूबल का मतलब वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, इनसॉल्यूबल मतलब ये नीचे है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और ऊपर पूरा पानी। तो इसको क्या कर सकते हैं फिर हम, इसको कर सकते हैं इसका फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। और यहाँ रिएक्शन लिख रखी है, देखिए, कैल्शियम क्लोराइड और ये हमने वॉशिंग सोडा डाल दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्यूबल है यार, इसको क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर कर देंगे। फिर फिल्टर करने के बाद इसको हटा देंगे एंड द वाटर विल बिकम सॉफ्ट। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग द वाटर सॉफ्ट। इज अर्थिंग क्लियर टू यू, यूजिंग वॉशिंग सोडा। पेपर में वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला भी आता है, वो भी याद रखना। .10H2O क्या शो करता है वो भी याद रखना, इट शोज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी इसमें एक दो मेथड और भी है, याद रखना। चलो आगे चलेंगे। सेकेंड इज कैल्गिन्स मेथड। लर्न क्या करना है भाई, इस मेथड में ना एक केमिकल है जिसका नाम है कैल्गिन। क्या है ये केमिकल, केमिकल इज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। नाम लर्न करना है बाय हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस नेम, दिस इज कॉल्ड कैल्गिन। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, Na6P6O18। ये पानी के साथ आप क्या करेंगे, हार्ड वाटर में केमिकल डाल देंगे, ओके। इन दिस रिएक्शन, अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं हार्ड वाटर के, डिस्प्लेस टू सोडियम आयंस, वो सोडियम आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे आ जाएंगे, ओके, रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स। और पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स निकल जाएंगे। क्लियर हो रही है बात। और जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स निकल जाएंगे, पानी खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या लर्न करना है इसमें बस इतना लर्न करना है दैट अगर सवाल आएगा कैल्गिन्स मेथड का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग इट, तो वी आर यूजिंग इट फॉर मेकिंग द वाटर सॉफ्ट। क्लियर। सेकेंड चीज आएगी किस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज द नेम ऑफ द केमिकल, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, Na6P6O18। क्लियर। चलो, कैल्गिन्स मेथड भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, तीसरा मेथड है गैंस परम्यूट मेथड। अब इसमें क्या है, जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द में थोड़ी सी फोकस रखना, जियोलाइट, राइट। और इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट, ये कुछ केमिकल है यहाँ पर हमारे पास। अब इस केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी में से परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द मेथड एंड द केमिकल दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। 3 पढ़ लिया अभी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, केमिकल पता होना चाहिए तुम्हें, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसका कॉमन नाम भी पता होना चाहिए, सोडा ऐश भी उसी को बोलते हैं। सेकेंड हमने कैल्गिन्स पढ़ा, ठीक है, जिसमें मैंने केमिकल बता दिया कैल्गिन। और तीसरा हमने जियोलाइट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और मेथड है, यस, दिस इज आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। क्वेश्चन कम्स हियर, ये आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी ऑल्सो यूज
आयन एक्सचेंज मेथड, अच्छा ठीक है भाई। अब इस मेथड में क्या करेंगे, वी ऐड सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन, या इसको जियोलाइट बोलेंगे, लेकिन ये सिंथेटिक होगा, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंथेटिक जियोलाइट रिएक्शन, क्लियर, ओके। जैसे कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट टू द वाटर विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, राइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ वी गेट रिड ऑफ हार्ड वाटर। इज आर थिंग क्लियर टू यू? चलिए, तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। आगे चलते हैं अब हम। देखिए, पानी तो दोनों ही है, हार्ड वाटर भी और सॉफ्ट वाटर भी, लेकिन हार्ड वाटर हमारे लिए थोड़ी सी चैलेंजेस कॉज करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो देयर इज अ टैब, और टैब के ऊपर जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है, स्केलिंग दिखाई दे रही है, ये हार्ड वाटर की वजह से होता है, ठीक है। अगर आप लोग केटल का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल का, तो अगर आप पानी उबालते हो उसमें, तो आप देखोगे पानी के अंदर भी आपको स्केल्स दिखाई देंगे। वो किसकी वजह से हो रहा है? हार्ड वाटर की वजह से हो रहा है। अच्छा, यही हार्ड वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन को ड्राई बनाने के लिए और हमारे हेयर को रफ बनाने के लिए, ठीक है। बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो वन रीजन कैन बी हार्ड वाटर, की जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसा है? हार्ड वाटर है, क्लियर। तो ये टॉपिक था हार्ड वाटर। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिटर्जेंट नहीं है टेस्ट इनका, क्या है टेस्ट? सोप है, क्लियर। सोप से पता चलेगा हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। लेदर का मतलब झाग, सॉफ्ट वाटर झाग देगा, हार्ड वाटर झाग नहीं देगा। दो तरीके की हार्डनेस होती है, राइट, टेम्पररी और परमानेंट। परमानेंट के इतने सारे मेथड बता दिए, और टेम्पररी के लिए सिर्फ एक चीज है, क्या है वो है बॉइलिंग। चले आगे चलते हैं फिर हम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको ठीक से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी यहां पर सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आ जाइए जरा यहां पर। नाउ देयर समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ लॉज आपके सामने मैंने दे रखे हैं, देखो यहां पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ आपको बाय हार्ट डन होने चाहिए, और ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है पहले इसको पढ़ेंगे और फिर एटम की तरफ चलेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले लॉ पे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा? उतना ही प्रोडक्ट होगा। अब क्या इंपॉर्टेंट है, हमें तो ये पता है दैट दिस लॉ स्टेट्स matter cannot be created nor be destroyed. What is important is a person who gave this law, Antonio. इसका नाम थोड़ा लर्न कर लेना, ठीक है, इसका नाम लर्न करना। दिस पर्टिकुलर साइंटिस्ट गेव दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो रही है बात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो रिएक्टेंट्स है हमारे पास कुछ भी, और रिएक्टेंट्स फर्दर आगे चल के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट का भी वही मास होगा। ना तो मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देंगे, बस यही हो सकता है इसमें, ठीक है। सो रिमेंबर द लॉ एंड द साइंटिस्ट हु प्रपोज दिस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। सबसे पहले तो वो बोल क्या रहे हैं, द लॉ डिफाइंस दैट एनी गिवन केमिकल कंपाउंड always contain the same element in the same proportion by mass, इसको थोड़ा फोकस करना, by mass regardless of its source, method of preparation। और इसको समझने के लिए ना एक बहुत इजी एग्जांपल समझो, पानी का, वाटर। सबसे पहले मैं तुम्हें पानी का मास बता देती हूँ, उसका मास कितना आएगा। देखो, पानी को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 का 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2:2, और इसका कितना होता है 16, काटेंगे तो आ जाएगा 1:8। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दिस प्रोपोर्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर, 1:8, क्लियर। अब एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल का ये मतलब है, क्या एग्जाम्पल है कि जो वाटर है, पानी है, ये कोई भी सोर्स हो इस पानी का, चाहे आप पानी गंगोत्री ग्लेशियर से लेके आओ, चाहे यमुना का पानी लो, चाहे नाले का पानी लो, चाहे मार्स में बना लो पानी, कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, पानी का प्रपोर्शन वो सेम ही रहेगा, 1:8। इट विल नेवर गोना चेंज। सोर्स से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डज नॉट, द सोर्स डज नॉट इफेक्टेड। क्लियर हो रही है? पानी के कितने सारे सोर्स हैं यार, लेकिन हर सोर्स में पानी का जो मास रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। देखो दे भी रखा है यहाँ पर,
प्योर वाटर पानी H2O विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय मास, और ये है बेटा वो फिक्स रेशियो 1:8। ये भी पेपर में आया है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में बाय मास किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन 1:8। वेदर इट कम्स फ्रॉम रिवर और बाय बर्निंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या तो पानी रिवर से आ रहा है, समुद्र से आ रहा है, या फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न कर रहे हो वहां से आ रहा है, पानी तो पानी ही रहेगा। क्लियर हो रही है बात? नाउ दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट कंपोजिशन वाज प्रपोज्ड बाय, नाउ दिस नेम ऑफ दिस पर्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ। नाउ प्लीज रिमेंबर द नेम, पिछले वाले साइंटिस्ट का भी और इन वाले साइंटिस्ट का भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, इट सेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नाउ, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है ये लॉ। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सबसे पहले दिया किसने? सो द पर्सन हु गेव दिस लॉ वाज जॉन डाल्टन, उसने प्रपोज किया था इस लॉ को, जॉन डाल्टन ने। अब व्हाट इट स्टेट, इट सेज टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा चीजें बना रहे हैं, ठीक है, द masses of one element that combine with the fixed mass of the other element will always be in the ratio of small whole numbers। इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन इससे समझ में आएगा। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये दोनों मिलके दो चीजें बनाती है। ध्यान से देखना, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये पानी भी बनाएगा, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाता है। दिस इज वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि होल्ड ऑन, दे आर सेइंग कि अगर दो एलिमेंट्स दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे यहां पर हो रहा है, थोड़ा इसको बैलेंस कर देते हैं हम, ठीक है, यहां पर इसको बैलेंस कर दिया मैंने, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, 2 2, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पानी बना रहे हैं, और यहाँ पर क्या बना रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना इनका मास, यहाँ पर इसका मास कितना है 2, होल्ड ऑन, 2, 2 हाइड्रोजन, अब 0 से 0 2 से 2 कैंसिल, कितने ऑक्सीजन, एक ही है, तो यहाँ पर इसका मास हो जाएगा कितना 16। जब 2 और 16 मिलाएंगे तो कितने ग्राम पानी बन रहा है, 18, 18 ग्राम, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आ जाओ H2 अब O2 दे रखा है, 16 एक का होता है, 2 का कितना होगा 32, ऐड कर दो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने सिंपल बोला, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ले लो, तो ऑक्सीजन पानी में है 16 और ऑक्सीजन H2O2 में है 32। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो सिंपल रेशियो आएगा, कैंसिल कर लेते हैं, किससे काटें इसको, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, 1:4, 1:2, ठीक है। इट विल ऑलवेज कम इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज गे-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नाउ जिस बंदे का नाम था उसी ने अपने नाम पे दिया है गे-ल्यूसेक, यही नाम है उनका, ठीक है, गे-ल्यूसेक। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप सेम कर देते हो, कांस्टेंट कर देते हो, चेंज नहीं कर रहे हो, ऑल गैसेस कंबाइन प्रोड्यूस इन अ सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो बोले सारी गैसेस का जब रिएक्शन होगा तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, वो सिंपल रेशियोज में आएगा। देखियो ध्यान से, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के HCl गैस बना रहे हो, इसको बैलेंस कर देते हैं 2HCl। अब देखो कितने हाइड्रोजन गैस हैं, 1, कितने क्लोरीन गैस है, 1, कितनी HCl बन रहे हैं, 2, तो ये बन गया 1:1:2। यही सिंपल होल नंबर है वॉल्यूम का। ये 1 वॉल्यूम ऑफ गैस, ये 1 वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ कितने वॉल्यूम मिल रहे हैं हमें गैस के, 2 वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गे-ल्यूसेक लॉ ने सिंपल सी चीज बोली कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो उस टाइम पे जो गैसेस कंबाइन होंगी वो सिंपल रेशियोज में कंबाइन होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चले फिर हम इसमें। ओके 1:2, 1:2। इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जरा बढ़िया तरीके से इसको देख लेना। ओके चले अब एक लास्ट पे आते हैं, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोज लॉ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एवोगाड्रोज लॉ। नाउ क्या बोल रहा है ये लॉ, पहले देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगेन प्रेशर और टेम्परेचर को सेम किया है, बोल रहे अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो जितनी भी गैसेस है अगर उनकी वॉल्यूम सेम है
तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, इमेजिन करो ये कंटेनर है हमारे पास एक, ठीक है, और मान लो इस कंटेनर में इसकी जो वॉल्यूम है वो 100 ml है मान लो। अब इसके अंदर मैंने एक गैस डाल रखी है, इसको बंद भी कर देते हैं। कौन सी गैस है इसके अंदर? मान लो इसके अंदर हमने डाली है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और फिर इसी कंटेनर में, सेम कंटेनर में हमने सेम, बिल्कुल सेम 100 ml, इसी कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी, ठीक है। तो यही तो, और क्या चीज है भाई? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर दोनों गैसेस की वॉल्यूम सेम है, 100 ml 100 ml, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लो नाइट्रोजन के अंदर अगर x मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? x। ये बोला एवोगाड्रोस लॉ ने। बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जरा पढ़ो जरा इसको, फिर देखो दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको। क्या बोल रहा है ये? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, देखो यहाँ भी 100 ml, यहाँ भी 100 ml, इक्वल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को हमें सेम रखना है, चेंज नहीं करना। कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होगा। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मोल्स। जितनी गैस की वॉल्यूम होगी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स उसमें उतने ही ज्यादा होंगे। और ये लॉ दिया किसने था? ये लॉ दिया था एवोगाड्रो ने, ओमेडो एवोगाड्रो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी लिखी हुई है, देखो, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। कभी कभी डायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। कितना है ये नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये जितनी भी हमने 5 लॉस पढ़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको दोबारा पढ़ना, कोई डाउट होगा फिर पूछना, ठीक है। और अच्छी से पढ़ो उसको। कौन से साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। जैसे एवोगाड्रो ने तो सिंपल बोला ना, उसने बोला कंटेनर ले लो, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी वॉल्यूम है आपका, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, जो भी गैस डालो, हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो, नाइट्रोजन डालो, कोई भी गैस डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वॉल्यूम सेम है उनका, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यही बोला था एवोगाड्रोस ने। चलिए हम आगे चलिए। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी देने की कोशिश करी, वो थे जॉन डेल्टन। अब क्या पढ़ना है जॉन डेल्टन के बारे में? सबसे पहले उनके पोस्टुलेट्स, देखो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये उनके पोस्टुलेट्स ही हैं जो उन्होंने दिए। इन्होंने क्या बोला? देखो, सबसे पहले, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने बोला दुनिया में जो भी सबसे छोटी चीज है, तो आपको क्या है? वो सबसे छोटी चीज एटम है। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। फिर आगे क्या बोला? यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नो इश्यूज, बिल्कुल ठीक थी ये बात। सेकंड में आते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने सेकंड चीज ये बोली कि जो एटम्स है ना, वो इनडिविजिबल है, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं। उस टाइम तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ढूंढा नहीं गया था, तो ठीक लगा, उन्होंने बोला ठीक बोला है। लेकिन आगे चल के डेल्टन का ये वाला पोस्टुलेट गलत होने वाला है, याद रखना, दिस पोस्टुलेट विल बी रॉन्ग। क्योंकि अब तो हमें पता है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें होती हैं, लेकिन उस टाइम नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम पे वो डिस्कवर्ड ही नहीं हुए थे। तो डेल्टन ने बोला भाई इसको हम ना फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, आगे क्या बोला? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट एंड आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बोल रहे हैं यार ऑक्सीजन के सारे एटम्स बराबर एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, और एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो स्मॉल होल नंबर्स में उनकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। बोल रहे हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए जो एटम्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। इसको हम आगे कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स में जो उनका प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो ये सब डेल्टन ने कहा। अब डेल्टन का पहले वाला पोस्टुलेट्स काफी सही था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन सेकेंड पोस्टुलेट आगे चल के हम देखेंगे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, बिकॉज फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएंगे। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए, एटम सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन। एटम इतना छोटा, जितना चीज तुम इमेजिन कर सकते हो ना छोटा, उससे भी छोटा है एटम। इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है ये।
एटॉमिक रेडियस को किस में मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं नैनोमीटर्स में, नैनोमीटर। और दोनों चीजें पढ़ लेना, एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं और एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, दोनों तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने साइजेस बता रखे हैं, ठीक है। अब जितना नेगेटिव ऊपर होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो हाइड्रोजन का एटम, फिर मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा, हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा और बड़ा, सैंड थोड़ा सा और बड़ा क्योंकि देख भी पाते हैं हम सैंड को, है ना। जो चींटी है वो थोड़ी सी और बड़ी, एप्पल थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है। तो एटम बहुत छोटा होता है यार, हम तो नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर इट, क्लियर। एंड एटम का रेडियस मेजर करने के लिए व्हाट डू वी नीड, व्हाट मेजरमेंट वी नीड, वी मेजर देम इन नैनोमीटर्स। और नैनोमीटर के दोनों रिलेशन बाय हार्ट पढ़ लेना, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे क्या बोला डेल्टन ने, थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके इसके बाद जरा थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एटॉमिक मास का। एक में जरा मुझे देना, ठीक है। पहले इसमें पढ़ते हैं यार, ये देखो। Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. Dalton was the first scientist जिन्होंने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन किया। कैसा? पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स के थ्रू एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करा। और ये तो पेपर में आ रखा है, ये तो पीवाईक्यू है आपका, इसको तो पढ़ ही लेना, ठीक है। दिस इज द पीवाईक्यू, पहले आ रखा है ये, तो एनडीए वालों थोड़ा सा तुम लोग देख लेना क्योंकि सीडीएस में आया है, ठीक है। तो देखो डेल्टन ने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, तो डेल्टन ने कुछ इस तरीके से इनको बनाया। हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, सल्फर। यूजुअली सब थोड़े से आसान है क्योंकि मिडिल लेटर ही उन्होंने वो लिख रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉस्फोरस पढ़ लेना एक बार, हाइड्रोजन पढ़ लेना एक बार मरकरी पढ़ लेना, गोल्ड पढ़ लेना, ठीक है, और सल्फर पढ़ लेना। देखो ये डिजाइनिंग वाला, बाकी तो सब तुम थोड़ा थोड़ा कर ही सकते हो। ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, ये पीवाईक्यू है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, कभी कभी रिपीट भी होते हैं सवाल, और सीरियस के सवाल एनडीए में रिपीट होते हैं, तो एनडीए वाले तो जरूर इसको अच्छे से कर लेना। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity, ठीक है, ये वो नहीं है। देखो आगे जिन साइंटिस्ट का नाम है ये भी पेपर में आ रखे हैं, इनका नाम है बर्जीलियस। Suggested that the symbol of element be made from 1 or 2 letters of the name of the element। अभी जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हाइड्रोजन के लिए H, सोडियम के लिए Na, एल्यूमिनियम के लिए Al, वो इन्होंने ही दिया है, बर्जीलियस ने ही दिया है, ठीक है। ये वाले सिंबल्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेल्टन ने दिया था, याद रखना सवाल आएगा। Who gave the pictorial representation, वो डेल्टन ने दिया है, लेकिन आज के मॉडर्न सिंबल्स बर्जीलियस ने दिए हैं, क्लियर। और मैंने इनके बारे में आगे लिखा भी है यहाँ पर, देखिए। फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट वाज जैकब बर्जीलियस, ठीक है। और इन्होंने किसका सहारा लिया था? लैटिन एंड इंग्लिश नेम, आधे लैटिन नेम थे, कुछ इंग्लिश नेम थे, और इन्होंने इसका सहारा लेके ये बनाया, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक तो वैसे भी आपको लर्न होने चाहिए, और कुछ बेसिक चीजें। और मुझे फटाफट बता देना कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो आगे चलते हैं। अब हम एटम की बात कर रहे थे, जरा पीछे आते हैं, एटॉमिक मास हमारा छूट गया था, यहाँ पर आते हैं। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया एटम बहुत छोटा है, जितना तुमने सोचा उससे भी छोटा है, तो कोई भी चीज है उसको नापना तो पड़ेगा ना, उसको मेजर तो करना पड़ेगा। तो ऐसे एटम को मेजर करें, कैसे करें यार, कौन सा तराजू बनाए जिसमें हम एटम को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा है। तो हमने क्या कर, साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन 12 आइसोटोप का इस्तेमाल करा। ये भी रिपीटेड सवाल है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइंटिस्ट ने कार्बन के 12 आइसोटोप का इस्तेमाल करा, बोला ये तो स्टैंडर्ड रेफरेंस है और इसी से हम बाकियों का एटॉमिक मासेस को मेजर करेंगे। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए। सबसे पहले डेल्टन ने की एटॉमिक थ्योरी ने, डेल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, वहां से हमें एटॉमिक मास का पता चला कि भाई जो हमारे एटम्स हैं उनका कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, कुछ तो भारी होंगे ही वो, तो उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एलिमेंट दे रखा है और ये इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। अच्छा समझना, पहले एटॉमिक मास को मेजर करते थे एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट पहले करते थे, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो कभी देखो एएमयू क्या है तो पता होना चाहिए आपको कि एएमयू है क्या। और अब इस एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास से मेजर करते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा यू लिखा हुआ है, एटॉमिक मास के पास यू। हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया, रेफरेंस पॉइंट की तरह, ठीक है। और फिर सबको कार्बन के साथ ही क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे, कार्बन के साथ ही कंपेयर करेंगे। एक बार देख भी लेना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12
द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का 1/12 ले रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ठीक है। एटम बहुत छोटे हैं, इनको अगर हमें नापना है तो कोई मशीन नहीं है, कोई तराजू नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या करा साइंटिस्ट ने, कार्बन 12 का इस्तेमाल करा एज अ रेफरेंस, और कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 होता है, याद रखेंगे इस चीज को। आगे आइसोटोप भी पढ़ाऊंगे, अगर जिसको डाउट है आइसोटोप क्या होते हैं तो आगे पढ़ेंगे इसमें। चलो ये देख लिया, बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ लेना यार ये सिंबल्स, ओके इंपॉर्टेंट है ये, बर्सीलियस का आ गया। अब आगे चलते हैं हम एटम के बारे में। अब देखो यार एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, तो उनको एग्जिस्ट करने के लिए या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों समझाऊंगे आपको मैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम जब साथ में आते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मतलब दो एटम साथ में आए सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, और क्या बना दिया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया। देखो जरा इधर आगे आयंस इसके पास समझेंगे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंटिंग अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे देयर आर सम्स व्हिच आर मोनोएटॉमिक, कुछ होते हैं मोनोएटॉमिक, भाई सिंगल ही एटम होता है उसमें, सिंगल ही एटम, वो मोनोएटॉमिक कहलाते हैं। जैसे हीलियम सिंगल में फॉर्म करता है ना, मोनोएटॉमिक है ये। ऐसे नियॉन, आर्गन मोनोएटॉमिक है। ऐसी कुछ होते हैं डायएटॉमिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायएटॉमिक गैसेस पढ़ा होगा तुमने। डायएटॉमिक मतलब दो, इसके मॉलिक्यूल में दो एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन दो हैं, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, क्लोरीन दो, राइट। ऐसे बहुत सारे हैं। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक ही चीज पढ़ते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक में तीन होंगे, तीन एटम एक मॉलिक्यूल में। ओजोन, ठीक है, ट्राइएटॉमिक में क्या लेंगे हम, ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3। कुछ चीजें ओजोन से रिलेटेड आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए। क्या है वो चीज, सबसे पहले ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल दिमाग में क्लियर, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है भाई। कहाँ मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, ओके दैट इज ऑल्सो, ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी। और ये क्या करती है हमें, इट सेव्स अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, ये हमें यूवी रेडिएशन से, सन की यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है। क्लियर हो रही है इतनी बात। और ये ओजोन ग्रीन हाउस है कि नहीं है, ये पेपर में आया है, ग्रीन हाउस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं, तो लास्ट में मैं आपको ग्रीन हाउस की सारी गैसेस भी बता दूंगे, कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। क्लियर होगी बात। तो एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। एक होगा तो मोनोएटॉमिक, दो होंगे तो डायएटॉमिक, देखो दो ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, दो हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो क्लोरीन, और तीन होंगे तो ट्राइएटॉमिक बोलेंगे इसको। ऐसी पॉलीएटॉमिक, ऐसे चार भी होते हैं, P4 फोस्फोरस में चार होते हैं, ठीक है, P4 में एग्जिस्ट करता है ये, क्लियर, वो पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। तो एटॉमिसिटी समझ में आ गई आपको। मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स है, और मॉलिक्यूल बनाने के लिए सेम, आपको समझ में आ रहा है, सेम टाइप ऑफ एटम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने एटम्स होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब बात करते हैं आयंस की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, आयंस का समझ जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर जरा ध्यान से देखना, इस फिगर में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर ये दे रखे हैं, उसके आगे देखो कुछ नंबर, इनके सिंबल दे रखे हैं और कुछ साइन लगा रखे हैं ऊपर, प्लस माइनस 2, ये क्या है ये सब चीजें। देखो आयंस, सबसे पहले आयंस बनते कैसे हैं तो ध्यान से समझना। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो वो बनाते हैं कैटायन। कैटायन के ऊपर होता है पॉजिटिव साइन। और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो बनाते हैं एनायन, और एनायन पे होता है नेगेटिव साइन। तो जब आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले, केमिकल सिंबल को किसी को भी देख रहे हो, उसमें पॉजिटिव साइन है तो वो कैटायन है, और नेगेटिव है तो क्या है, वो एनायन है। अभी जरा इसको दोबारा देखना, यहाँ पर देखो ध्यान से। एनायंस, आयंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एनायन। कैटायन पे होते हैं प्लस चार्ज और एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, मेटल्स बनाते हैं कैटायन, कैटायंस कौन होंगे, मेटल्स, और एनायन कौन होते हैं, नॉन मेटल्स, इनके ऊपर चार्ज होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम, सोडियम के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हटाएगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन तो बन जाएगा सोडियम का आयन, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाऊंगी इसके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की आती है, एटम की भी आती है और आयन की भी आती है, तो दोनों पढ़ेंगे अभी हम, क्योंकि पेपर में ये आया है।
ऐसे ही एनायन देख लो यार एक बार, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और बन जाएगा क्लोरीन का एनायन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। तो जब भी आपको किसी मेटल के ऊपर या नॉन मेटल के ऊपर प्लस या माइनस का साइन दिखाई देता है तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये आयंस है। कितने तरीके के आयंस होते हैं बच्चों? दो, कैटायन और एनायंस। कैटायंस पॉजिटिव, एनायंस नेगेटिव। मेटल बनाएंगे कैटायंस और नॉन मेटल बनाएंगे एनायंस। क्लियर? अब पीछे वाले को थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Al3 पॉजिटिव, ठीक है। आयरन यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 को लूज करेगा। अभी आयरन का एक +2 वाला भी आता है जो उसमें 2 को लूज करता है, वो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन सेकंड +2। ये नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक पे नेगेटिव होता है साइन, तो देखो हाइड्राइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है, फॉस्फेट, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये यहाँ पर ध्यान देना, ये पॉली एटॉमिक आयंस हैं। क्या है ये? पॉली एटॉमिक आयंस। यहाँ पर 2 आयंस मिलके एक कंप्लीट, मतलब इसमें देखो मेटल भी है नॉन मेटल भी, ध्यान से देखना। यहाँ पर SbO भी, मतलब 2 आयंस मिलके कंप्लीट एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। इस्तेमाल कहाँ होता है? इस्तेमाल होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो इसी का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। क्लियर? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। ये मैंने समझा दिया, अभी इसको आगे और समझेंगे जब हम वैलेंसी पढ़ेंगे। चलो, जैसे मैंने बताया एटॉमिक मास होता है, वैसे ही होता है क्या? मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का भी मास होता है। The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। भाई मॉलिक्यूल जिस एटम से बना हुआ है उनको, उनके मासेस को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स एक एटम के बनते हैं और एक कंपाउंड के भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। पानी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, पानी। अब 2 हाइड्रोजन और 1, तो क्या करोगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो 2 + 16 कितना? 18 आ गया हमारा। किसका? पानी का मॉलिक्यूलर मास। ऐसा सवाल तो आराम से कर लोगे, इजी है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क की करके लेके आना, जरा करो, जरा इसको करके जरा मुझे सॉल्व कर लो, टाइम मिलेगा तो इसको लिख भी देना उसमें कमेंट सेक्शन में। मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3 का, ठीक है। हाइड्रोजन पता है 1 होता है, ऑक्सीजन पता है कितना होता है? 16 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आ जाएगा सवाल। चलिए आगे चलते हैं अब हम। तो हमारा एटम और मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये वाला चैप्टर। एक बार इसको सम अप करके मैं तुम्हें फटाफट बता देती हूँ कि तुम्हें किस में ज़्यादा फोकस करना है। ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो ये जो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लॉज लिखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ लो पहले एक बार, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक ये आना चाहे दिमाग में। क्लियर? और बाय हार्ट नाम लर्न होने चाहिए जिस इंसान ने इस लॉ को दिया। साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, कहने की बात है बस ये, ठीक है। इसके बाद मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि भाई डेल्टन की थ्योरी, एटम को किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में, ये पढ़ लेना, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटोप का इस्तेमाल होता है, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेल्टन ने दिया था, और जो हम मॉडर्न डे में यूज़ करते हैं उसको किसने दिया था? उसको बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। याद रखना इसका नाम। और टंगस्टन मुझे चाहिए। एटम समझा दिया, मॉलिक्यूल समझा दिया। चलो अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम, डेल्टन जब तक था तब तक एटम बस इतना पता था कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, सबसे छोटा होता है और इंडिविजुअल होता है, बस इतनी कहानी थी। अब डेल्टन के बाद जो नया आगे सिचुएशंस आएंगी, अब नई नई चीज़ें जब डिस्कवर्ड होंगी, तब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ में आएगा, पता चलेगा अच्छा ये भी आए। और फिर मॉडर्न स्ट्रक्चर आएगा किस चीज़ का? एटम का, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है ई गोल्डस्टीन। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इन्होंने एक नए रेडिएशंस, जिनको उन्होंने कैनाल रेस कहा था, जो कि पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थे, उनको उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, दैट कैनाल रेस किसने डिस्कवर्ड करी थी? तो ई गोल्डस्टीन ने करी थी। बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ लेना इसको, ठीक है, कोई इसमें वही नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट भी आते हैं। और एक चीज़ और पढ़ लेना, कैनाल रेस कैसी रेज हैं? तो भाई पॉजिटिवली चार्ज है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, ठीक है। अब पहले गोल्डस्टीन ने ये कर दिया, फिर आगे देखो क्या होगा। फिर आए थॉमसन, जे थॉमसन।
ठीक है। और जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल है ना, वो वाटरमेलन मॉडल उन्होंने ही दिया था। और इससे सवाल तो ऑलरेडी एनडीए में आ चुका है, पीवाईक्यू है ये, कि भाई हु गेव द प्लम पुडिंग मॉडल, या जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था, तो ही गेव द प्लम पुडिंग मॉडल। देखो भाई, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, और ये सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार आपके स्टेटमेंट आते हैं। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को बनाया था, ही प्रपोज्ड अ थ्योरी फॉर इट, राइट। अब कुछ इस तरीके का था इनका मॉडल, इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है भाई। इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल देते हैं, क्लियर। नाउ लुक एट हियर, दिस होल इज द पुडिंग। अब पुडिंग में ये पूरा का पूरा पुडिंग जो है पॉजिटिव स्पेयर है, ठीक है। और पुडिंग के अंदर जो प्लम है या फिर जो ड्राई फ्रूट्स उसने डाल रखे हैं वो इलेक्ट्रॉन उसने बोल दिया। उस टाइम पे थॉमसन ने कुछ ऐसा बताया था, ऐसा तो नहीं दिखता ना हमारा मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन उस टाइम पे उसको इतना ही पता था, उसने इतना ही बताया। क्या क्या बोला जरा ध्यान से देखो। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। थॉमसन ने ये बोला कि भाई एटम में ना एक स्फीयर है, 3D सर्कल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन इट, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ना एम्बेडेड है, धसे हुए उसके अंदर। पहली चीज बोली। सेकंड क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बैलेंस हो गया। और इसीलिए एटम को उसने बोल दिया न्यूट्रल है। एटम न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए एटम न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कुछ पता ही नहीं है अभी, बस ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो पता है लेकिन आगे और कुछ नहीं पता, बस ये बोल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव स्पेयर है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। थॉमसन ने ये दिया था, याद रखना प्लम पुडिंग मॉडल है। इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है जो पेपर में आ सकती है। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electron. Very 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 important here. Who discovered electron? J.J. Thomson. And because of his discovery, he was awarded a Nobel Prize in Physics in 1906. He directed the Cavendish Laboratory at English, ठीक है, उसके आगे जो भी थी। और आगे आप एक स्टोरी भी पढ़ोगे कि ये जो थॉमसन है, इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, इनको भी नोबेल प्राइज मिला, उनको भी नोबेल प्राइज मिला। रदरफोर्ड के स्टूडेंट आएंगे, कैडविक करके कुछ नाम है, जिन्होंने न्यूट्रॉन ढूंढा था, उनको भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। चैडविक, ठीक है। तो जे थॉमसन को भी नोबेल प्राइज मिला, उनके जो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड जो आगे पढ़ेंगे उनको भी नोबेल प्राइज मिला, रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे चैडविक, उनको भी नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ऐसा सीरीज चली आ रही है उनकी। उसके आगे कौन था वो नहीं पता, थोड़ा सा चलिए आते हैं। सेकेंड आते हैं साइंटिस्ट, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, किसका, प्लम पुडिंग मॉडल। और अब आते हैं हमारे पास साइंटिस्ट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सवाल पहले आ चुका है कि रदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। सवाल दूसरी तरीके से पूछा गया था, हु कंडक्टेड द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, किसने करा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड ने करा था, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने देखो क्या कर रखा है, यहाँ पर एक रेडिएशन सोर्स ले रखा है, रेडियम लिया, क्यों चाहिए, क्योंकि उनको अल्फा पार्टिकल चाहिए वहां से। और आपको पता है जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है तो वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है ना। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल जाएगा, गोल्ड फॉइल से टकराएगा, और फिर जो आगे चीजें उनको पता चलेंगी उसको जरा पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो केम इन द एग्जाम, पूछ रहे हैं कि रदरफोर्ड ने गोल्ड ही क्यों यूज करा, सिल्वर यूज कर सकता था, प्लैटिनम यूज कर सकता था, कोई भी और मेटल जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड था, व्हाई गोल्ड, राइट, व्हाई गोल्ड। सो he selected a gold foil because he wanted as thin a layer possible। और गोल्ड आपको पता है सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आई है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, मेलिएबिलिटी की, दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और गोल्ड बहुत ज्यादा मेलिएबल है, इसलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया। आगे देखिए, फिर ये तो मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ाया है अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, यहाँ भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस हैं, हीलियम आयन के ऊपर डबल चार्ज है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। देन इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम, सिंस द अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी अ लार्ज डिफ्लेक्शन। उसको लगा था थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स रदरफोर्ड के सामने आते हैं वो पूरी चीज को चेंज ही कर देते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने किया एक
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया, ठीक है, हिट करा। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड लेट्स सी क्या होगा। अब जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा उनके बेसिस पे उन्होंने 3 चीज पुट फॉरवर्ड करी। आपके लिए बस पेपर के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। क्या बोला? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। यस, रदरफोर्ड वाज अ चैप हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने डिस्कवर्ड किया है न्यूक्लियस को, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। और एटम का जितना भी मास है, मेजॉरिटी ऑफ द मास कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में ही मिलता है हमें। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पार्ट। और बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या कर रहे हैं? वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक बोला इन्होंने। ओके, आगे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। बोल रहे हैं एटम बहुत बड़ा है और एटम के कंपेरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। नाउ दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका ड्रॉबैक है जो आगे आ रहा है। अब इन्होंने ये बोल दिया, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। रदरफोर्ड, नाउ ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, he is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus. Very important, he discovered the nucleus, right? कौन से एक्सपेरिमेंट से? अगर ये सवाल भी आया था कि जब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने डिस्कवर्ड करा क्या? क्या डिस्कवर्ड हुआ था? तो याद रखिएगा आप दैट गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से देयर वाज अ डिस्कवरी ऑफ अ what he discovered a nucleus, right? और ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908। इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है, याद रखना, ठीक है। पीछे थॉमसन को मिला था किसमें? फिजिक्स में नोबेल प्राइज। क्लियर? ये सब चीजें थोड़ा सा क्लियर रखना अपने दिमाग में। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नाउ कम्स द ड्रॉबैक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल अबाउट जो भी उसने थ्योरी दी थी। ड्रॉबैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या है भाई ड्रॉबैक? वॉज इन्होंने ये बोला था ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एंड ही सेड कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे करके एनर्जी लूज करेंगे और फाइनली वो कहाँ गिर जाएंगे? न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। जरा देखो ध्यान से यार, पूरा ये इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, और जैसे जैसे वो अंदर के शेल्स में आता रहेगा इट विल गोना लूज द एनर्जी और फाइनली इट विल गोना फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बड़ा पजल करा बाकी साइंटिस्ट को कि यार अगर ऐसा हो गया सो एटम विल बी वेरी अनस्टेबल। फिर क्या होगा? The atom should be very unstable as it is written over here. Look at here, very unstable, and hence matter would not exist in the form that we know, है ना। तो एक तो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा सब चीज़ें, और जिस हिसाब से हमें मैटर दिखाई देता है कोई भी चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस, वो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए रदरफोर्ड के जो चीज़ें थी जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे उनको भी डिस्कार्ड कर दिया गया बिकॉज देयर वाज अ दिस ड्रॉबैक, ठीक है। थॉमसन आए, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, अब आएंगे तीसरे साइंटिस्ट। अब चलते हैं हम बोर के पास, नील बोर, और उन्होंने अपना दिया बोर एटम, ठीक है, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स रखे वो मैंने ऊपर ही लिखे हैं, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स। बोल रहे ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। पहले उन्होंने क्लियर कर दिया ऐसे नहीं कोई भी ऑर्बिट है, नहीं कोई भी ऑर्बिट नहीं है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर देयर, स्पेशल ऑर्बिट्स, अब इनका नाम भी आएगा। और सेकंड बोला व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है, दे विल नॉट गिव द एनर्जी। अब थोड़ा इधर देखेंगे इनके बारे में फिर आगे चलेंगे। नील बोर, ओके, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम 1922 में। इन्होंने एटम का आज का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर हम एटम का पढ़ते हैं, वो नील बोर ने ही दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वाज गिवन अ नोबेल प्राइज, राइट। अमंग प्रोफेसर बोर न्यूमरस राइटिंग द अपीयरेंस, थोड़ा एक बार बुक को जरा देख लेना बस, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। क्लियर? ओके, चलिए अब इनके जरा ये देख लेते हैं। नील बोर का पहला रूल, there are different shells, ठीक है। For example, I'm writing here shells. For example, there was K shell, L shell, M shell, N shell, right? And maximum electrons present in that shell. और यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया, तो ये हो गया n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 and n is equals to 4। ये फर्स्ट इनर शेल, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाद फिर सबसे बाहर ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया इन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, 2n²। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उसको निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2, तो के शेल में कितने आ गए? मैक्सिमम 2। ऐसी l में
अगर मुझे L निकालना है कि L में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, तो L के लिए मैं N की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, ऐसे 3 के लिए भी करेंगे, 9, 9 टू 18, और ऐसे 4 के लिए भी करेंगे, 4 4 16, 16 4 16 इंटू 2 इज 32। ये सबसे पहला रूल, नील बोर ने पहला रूल ये दिया था दैट देयर आर डिफरेंट शेल्स, और डिफरेंट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं जरा फटाफट। ये देख लो, ये शेल्स यहाँ पर बता रखे हैं। सेकेंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां बनाते हैं सेकेंड रूल। रूल नंबर 2, द outermost shell, and the word that we use for outermost shell is valence shell. Hold on, outermost shell को हम क्या बोलते हैं? It is called valence shell. तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो outermost shell है, जो valence shell है, must not contain more than 8 electrons. Niels Bohr gave 2 laws, one in which he talked about the different orbits. In the second, he put this particular condition that the outermost shell must not have more than 8 electrons. Is that thing clear to you? No matter what is the capacity. For example, if N is the outermost shell and we know the capacity of N is 32, but if it is the outermost shell, it will not have more than 8 electrons. Now, look at here. For example, aluminium की electronic configuration, aluminium का atomic number 13, तो 283, ये K शेल, ये L शेल, ये M शेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कर लो, आर्गन कर लेते हैं। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। तो KLM 2 8 8 8 9 10 11 12, ठीक है, और N में भी 8 ही आ जाएंगे। एक मिनट, 16 17 18, हाँ ठीक है, हो गया, 18 तो हो गया। अब आते हैं जरा आगे, पोटेशियम। पोटेशियम का Z होता है N, Z इज इक्वल टू 19। और फिर बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम होता है 20। अब ये सवाल PYQ है, ज़रा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, जहाँ पर आपको चूज करना था करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखना। इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलोगे मैम ठीक है, K शेल में 2 डाल देंगे हम, L में 8 डाल देंगे, M में भी कितने डाल देंगे? 8 डाल देंगे। ठीक है, कितने हो गए? 18 हो गए। और फिर अच्छा, आप बोलोगे मैम M की जो कैपेसिटी है, हमने पीछे देखा M में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। तो हम क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं कि बाकी जो 9 बच गए उसको यहाँ डाल देते हैं? कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सेकेंड रूल काम में आ जाएगा। सेकेंड रूल ने ये बोला था, ये वाला ऊपर वाला रूल, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। तो दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8 1। ठीक है, और ऐसे ही कैल्शियम का भी देखो जरा, यहाँ पर 2 8, K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, और बोलते हैं M में जितने भी हमें चाहिए 10 चाहिए तो 10 डाल दो पूरे। गलत है ये, रॉन्ग। अगेन, K में 2, L में 8, M में भी 8 आएंगे और N में जाएंगे 2। ठीक है, इतनी बात याद रखना। नील बोर ने हमें 2 लॉज दिए हैं, और पहले लॉ ने हमें बताया है अबाउट द शेल, और सेकेंड ने हमें क्या बताया है? अबाउट द कि भाई अगर कोई आउटर मोस्ट शेल है, कोई वैलेंस शेल है, तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। बिल्कुल बाय हार्ट पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम वैलेंसेस निकालेंगे ना, तो उसमें ये मदद करेगा। आगे चलते हैं हम। ओके, जेम्स चेडविक, आई एम सो सॉरी, I mispronounced his name. It's Chadwick, and he was a student of Rutherford, and Rutherford was a student of J.J. Thomson, and all three of them got the Nobel Prize. Now he discovered neutron, and after discovering neutron, he received a Nobel Prize. ठीक है, इनका बस नाम याद रखेंगे आप। चलते हैं आगे, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वैलेंसी, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। लेट मी जस्ट हैव सम वाटर, फिर स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, वैलेंसी थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले वैलेंसी है क्या? इट इज अ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, एक एटम की कंबाइन करने की क्षमता। ठीक है, उसको वैलेंसी कहते हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मतलब वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी एटम के
या किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है और वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करना मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इससे एक हमारा ऑक्टेट रूल बनता है, ऑक्टेट रूल। ठीक है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और एक स्टेबिलिटी में ड्यूप्लेट भी पढ़ लेना भाई, क्योंकि हीलियम भी स्टेबल है लेकिन हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम को छोड़ के बाकी सब जो है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में ये स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जिसके पास नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो स्टेबल नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, फिर स्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे या फिर क्या करे, शेयर करे। तो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आइदर दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन और दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन और दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन। इज आर थिंग क्लियर टू यू? यहां पर हम शेयरिंग और लूजिंग पढ़ेंगे अभी यहां पर। ठीक है, तो अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबल होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, लूज करना पड़ेगा या गेन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले इधर देख लेते हैं। देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मतलब अब इसके पास 2 ऑप्शन है भाई, ध्यान से समझना, इट हैज 2 ऑप्शंस। या तो ये 6 को ऐड कर ले या तो 2 को रिमूव कर ले। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन और लूजिंग में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो 6 को एक्सेप्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हटा देगा। तो मैग्नीशियम जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएगा तो वो एटम से, ये भी एटम है, वो एटम से क्या बन जाएगा, वो एटम से बन जाएगा आयन 28। अब जितने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे उतना ही प्लस का साइन लगा, उतने ही नंबर वहां पर लिख देंगे, और मेटल के पे प्लस का साइन और नॉन मेटल पे नेगेटिव साइन। चलो आगे एक और देखो, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन ओ, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। अब ये एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए? 2 चाहिए। 6 है ना आउटर मोस्ट शेल में, देखो ये आउटर मोस्ट शेल है, आखिरी शेल कोई भी हो सकता है, आखिरी शेल KLMN कोई भी हो सकता है। तो यहां पर ये आउटर मोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 और चाहिए, है ना, तो 2 और चाहिए। अब या तो 6 हटा दे या तो 2 ऐड कर दे। 6 हटाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट फीजिबल, तो 2 ऐड कर देंगे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब 2 नेगेटिव। तो ये जो आपको ऊपर जो नंबर जो चार्ज दिखाई दे रहे हैं यही वैलेंसी है। क्या है ये? वैलेंसी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, दिस इज अ वैलेंसी। ऐसी ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2। और जिसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, जैसे हीलियम का कंप्लीट है, आर्गन का कंप्लीट है, नियॉन का कंप्लीट है, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो इनको इनकी वैलेंसी 0 होगी। ठीक है, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना लूज करना है। मेटल करेंगे लूज और नॉन मेटल करेंगे गेन। अब जरा इधर ध्यान से देखना, अभी जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हूं उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से, it is the arrangement of electrons in an atom। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं? ठीक है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है, कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन अरेंज है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले, मतलब वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, अब 2 सवाल आते हैं, एक तो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक आयन का। जैसे मान लो किसको लें हम यहाँ पर सोडियम ही ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और मैंने बोला सोडियम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका होगा 28। अब एक चीज़ और समझेंगे आप, जब भी किसी एटम के ऊपर आपको पॉजिटिव साइन दिखाई देगा, पॉजिटिव साइन, तो समझ जाना उसमें है कमी, इट इज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए पॉजिटिव साइन है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, जितने साइन उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो एटम को देख के। और किसी एटम पे अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब इसके पास सरप्लस है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इतनी बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन का, ले लेते हैं क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम की एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर है इसका
17। तो एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। लेकिन जब इसका आयन बनाएंगे और पूछेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई जल्दी से इसकी, तो इसमें नेगेटिव साइन शो कर रहा है, एक नेगेटिव साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ कितने थे, 7 थे, तो इसमें एक और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 288। बस इतना पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आया है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, जरा इनकी भी निकाल लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी निकाल लो। ठीक है। और एक फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। ठीक है, 3 ही कर लेना, इट विल बी इनफ समझने के लिए, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेटल की अलग होती है, नॉन मेटल की अलग, मतलब एटम्स की अलग होती है और आयन की अलग होती है, बस ये समझना। नेगेटिव साइन है, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी नेगेटिव साइन है। किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। चलो आगे, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोप पढ़ेंगे इसके बाद। चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। फटाफट पढ़ रखा है आपको, बस एक बार रिकॉल कर लेते हैं एटॉमिक मास। तो सॉरी एटॉमिक नंबर पढ़ ले पहले, हाँ एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं पहले, एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं पहले। एटॉमिक नंबर को शो करते हैं जेड से, ठीक है। किससे, अभी मैं बार बार जेड ही तो लिख रही थी, वहाँ पर जेड रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो ऐसे भी लिख सकते हो जेड इज इक्वल्स टू पी, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है भाई। जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो बच्चों सबसे पहले एटॉमिक मास को शो करते हैं ए से, ठीक है। और ये है क्या, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और निकालना है ना कभी आपको, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर देना। ये देखो, ये ध्यान से, अब एक सवाल आया था जिसमें आपको न्यूट्रॉन निकालने थे, तो कुछ नहीं करना न्यूट्रॉन में। मेरे को अगर न्यूट्रॉन निकालना है, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे चेंज कर सकते हो, ए इज इक्वल्स टू एन प्लस जेड। और अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो ये नंबर है एक्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर नीचे की साइड हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर क्या लिखते हैं, मास नंबर। याद रखना बिल्कुल, एटॉमिक नंबर बड़ा होता, एटॉमिक नंबर जो होता है छोटा होता है और मास नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे किसका एग्जांपल है, हम सोडियम का ले लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर कितना होता है 23। तो एटॉमिक नंबर छोटा होगा और मास नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अब हम आइसोटोप्स। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, अभी एफकैट के एग्जाम में भी ये आया, तो ये रिपीटेड आता है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे आइसोटोप्स को। क्या है आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। पहले तो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम होते हैं, दे आर सेम एलिमेंट्स, ठीक है, ओके। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, जेड तो सेम होगा, लेकिन ए क्या होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफरेंट। क्लियर। चलो आगे चलते हैं इसमें हम, पहले एग्जांपल बता देते हैं आपको, एप्लीकेशन की बात करेंगे। देखिए एग्जांपल, सबसे पहले आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता है ये चीज, कितने होते हैं आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, 3 होते हैं, H11, H12 और H13। इसका नाम क्या है, प्रोटियम, इसका नाम क्या है, ड्यूट्रियम, और इसका नाम क्या है, ट्रीटियम, ठीक है। अब 1 1 1 नीचे देखो जरा ध्यान से, 1 1 1 एटॉमिक नंबर, राइट, 1 2 3 मास नंबर, अंडरस्टूड। तो आइसोटोप्स में मास नंबर चेंज होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। अच्छा किसका पढ़ेंगे इसके बाद आप, कार्बन, जैसे कार्बन एक हमारा कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। अब इससे सवाल आया था कि कार्बन 14 जो होता है ना, वो होता है रेडियो एक्टिव। कैसा आइसोटोप होता है ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। ऐसी क्लोरीन का भी पढ़ते हैं, 17 17, एक 35 होता है और एक 37 होता है। ये भी PYQ है, पूछा गया था, सिंबल गलत दिया था लेकिन पूछा था यही सवाल, CDS में पूछा है कि कौन सा करेक्ट आइसोटोप है क्लोरीन का और कौन सा नहीं है। तो याद रखना 2 आइसोटोप हैं, एक 35 और 37, एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, मास नंबर चेंज हो रखे हैं। क्लियर। एप्लीकेशन से काफी सवाल आते हैं, देखिए जरा ध्यान से। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा एक चीज समझा, सारे के सारे आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और पता है ये क्यों सेम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है, इसलिए जित प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम सबकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप एन एलिमेंट आर द सेम बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर. उसमें इलेक्ट्रॉन जितने उतने ही प्रोटॉन मतलब बराबर है, वो इलेक्ट्रॉन अलग नहीं हो रहे हैं. ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर. ठीक है, इसको हटा देते हैं. हम यहाँ पर आते हैं. यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप का इस्तेमाल करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. कमेंट में बताओगे कौन सा आइसोटोप है. नाम के साथ पढ़ाया है आपको रेडियो एक्टिविटी में. ठीक है, कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, बहुत बार रिपीट हो रखा है. और आइसोटोप ऑफ आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं गोइटर को ठीक करने के लिए. और गोइटर थायराइड ग्लैंड का स्वॉलन पार्ट होता है. थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ती है ये भी आप लिख लेना. ठीक है, कौन से मिनरल की जरूरत पड़ती है. चलिए आगे चलते हैं इसमें. ये इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस. और मुझे ये चाहिए यार यूरेनियम का. यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप का इस्तेमाल होता है ना, बहुत सारे होते हैं ना आइसोटोप. पढ़ लेना रेडियो एक्टिविटी भी मैंने आपको पढ़ाया है. यूरेनियम इनरिचमेंट, और हमने पूरी डिटेल क्लास पढ़ी है इसके बारे में. इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी. चलिए, ऐसे ही एक होता है आइसोबार्स. द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स का मतलब, अब यहां से एक चीज समझ में आई, नई चीज आई. ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं भाई. तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स. तो इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है. याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है. क्लियर होगी. इसे बोलते हैं आइसोबार्स. चलो, आइसोटोन्स. आइसोटोन्स डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं न्यूक्लियाई में, लेकिन प्रोटॉन और मास नंबर डिफरेंट होता है. जैसे सल्फर दे रखा है यहाँ पर, क्लोरीन दे रखा है. ये आइसोटोप्स हैं दोनों, आइसोटोन्स हैं. आई एम सो सॉरी, क्योंकि दोनों के पास 20-20 न्यूट्रॉन है. सल्फर के पास भी और क्लोरीन के पास भी, लेकिन प्रोटॉन सल्फर में 16 है और क्लोरीन में 17 है. ठीक है, तो ये होता है आइसोटोन्स. बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना है. आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स. आइसोटोप को ज्यादा पढ़ना क्योंकि उसमें एप्लीकेशंस भी हैं. और वो जो 3 एग्जांपल बताए, कार्बन का, हाइड्रोजन का और किसका, क्लोरीन का, तीनों पढ़ना. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना. इतने तो हमने पढ़ लिया, आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. देखो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ. मैंने आपको यही बताया था कि ऐसा सवाल आया है. और देखिए, ये एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं आता. आपको बस थोड़ा सा डिटेल से चीजें पढ़नी होती है. तो क्या ढूंढा था इन्होंने. ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, वहां से यही पता चला था उनको, एटॉमिक न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किसने ढूंढा है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बाय हार्ट ऑन योर फिंगर टिप्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, अब कर सकते हो इसको. आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं. आइसोटोप्स कैसा है भाई, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर. अभी मैंने बता दिया. आइसोटोप्स में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना भाई. डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर तो डिफरेंट होता ही है. ठीक है, हाँ ये हो सकता है. एटॉमिक नंबर भी नहीं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो दे हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, हाइड्रोजन याद कर लो ना, प्रोटियम, ड्रीटियम एंड ट्रीटियम. एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन मास नंबर क्या था, डिफरेंट. मास नंबर न्यूट्रॉन से कनेक्टेड है. ठीक है, और याद रखना यार, एक ही एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन. ये भी सवाल आया है. और ये भी याद रखना कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट है अभी तक डिस्कवर्ड, तो 118 एलिमेंट है. चलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन नेगेटिव आयंस. देखो यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे सवाल ही आएंगे, इंपॉर्टेंट है. तो Cl नेगेटिव में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कर लिया है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कर लिया होगा. देखो Cl नेगेटिव. ठीक है, नॉर्मली क्लोरीन के पास होते हैं एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7. अब नेगेटिव साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है, तो यहां डाल दो उसको, तो हो जाएगा 2-8-8. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8. दिखाई दे रहा है आपको कहीं पर 8, यहाँ पर है 8. इन्होंने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन्होंने टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछा है. ठीक है, याद रखना. तो 18-17 मत मार के आना. दे आर आस्किंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सी. तो वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. जो आखिरी शेल होता है ना बेटा, आखिरी शेल, उसको बोलते हैं वैलेंस शेल. और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, है ना. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको तो पता ही चल गया होगा, 2-8-1. काफी टाइम से कर रहे हैं हम. सोडियम एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो 2-8-1. ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल. तो क्योंकि एम शेल वैलेंस शेल है, दिस इज द वैलेंस शेल, तो 1 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लियर.
लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब आते हैं हमारे तीसरे वाले टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें भी बच्चों को काफ़ी डाउट आ रहा था, तो आई थॉट कि इसी को ले लेते हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, चलो। Whenever there is a chemical reaction goes on, there is a change in temperature, there is a evolution of gas निकलती है, there's a change in color, the color changes and the state changes, right? From gases it become liquid. For example, when hydrogen gas and oxygen gas combine, they form water at the liquid state. Fine. अब जब हम केमिकल रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। डे टू डे लाइफ में हमारे अराउंड सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रही है, एवरीवेयर केमिकल रिएक्शन, जहां पर रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस साइड पे रिएक्टेंट लिखेंगे, इस साइड पे प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट मतलब जो मिलके बना है उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन देख लो यहाँ पर जरा ध्यान से। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर ये जो लेफ्ट साइड में है इन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, वी कॉल देम रिएक्टेंट्स। और ये जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है इन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए आपको एक एरो लगानी पड़ती है। यहां पर देखो ध्यान से लगा रखी मैंने एरो। अब यहीं पर भी एक कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ क्योंकि लिख दिया। ये मेटल है एक, दिस इज अ मेटल, ये ऑक्सीजन है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और सवाल आया था कि इस मेटल ऑक्साइड का नेचर बता दो, तो ये मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, ये हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ रखा है। क्या होता है, बेसिक होता है। चलिए आगे। अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि इन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम, और बात करते हैं कॉम्बिनेशन, कंबशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। चलो इसको कॉम्बिनेशन कर देंगे, वैसे कंबशन भी इसी में ही आ जाएगा। देखो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए और बी कंबाइन करके मान लो ए बी बना रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, पीछे वाला एग्जांपल वो नहीं लेना तो कोई और ले लेते हैं। चलिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2O। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों चीज़ों ने कंबाइन किया और आगे एक चीज़ बन गई, तो दिस इज कॉम्बिनेशन। दो चीज़ मिलके कंबाइन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर देखो जरा ध्यान से, इसमें कंबशन भी आएगा। ठीक है, आगे हम कंबशन देखेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो है लिखी हुई है, दिस इज क्विकलाइम। क्विकलाइम चूना है, ये चूना, हिंदी में इसको चूना कहते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्विकलाइम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने रूम में व्हाइट वॉश करना है, और पहले व्हाइट वॉश किससे होता था, चूने से ही होता था, तो अगर कल करना है तो आज रात को ही चूना भिगा देते थे, राइट। तो जब क्विकलाइम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्लेक लाइम बनाएगा। ठीक है, व्हेन क्विकलाइम reacts with water, तो what it gonna forms, it gonna form slake lime. This is slake limed. ये हमारा क्विकलाइम हो गया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा हो गया स्लेक लाइम्ड। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत हीट निकलती है इसमें से। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट तो बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये रिएक्शन ऐसी वो सारी रिएक्शन जिसमें दो चीज कंबाइन होकर तीसरी चीज बनाती है, उसे कहते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो आगे देखो ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समबडी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन वे बिफोर, कि जब, बहुत आसान सा सवाल है और आपके पेपर में भी आ रखा है कि जब घर में व्हाइट वॉश करते हो, चूने से व्हाइट वॉश करते हैं, तो इमेजिन करो आज व्हाइट वॉश कर दिया, ठीक है, तो जो चूने का जो चमक है ना, वो एक दिन में नहीं आएगी, वो 2-3 दिन बाद आएगी उसमें चमक। ऐसा क्यों होता है? द आंसर लाइज हियर। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, जो पीछे प्रोड्यूस हुआ उसको हम व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये CaOH है, ये स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, धीरे धीरे करके ये जो चूना है दीवार पे, जो स्लेक लाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट
2-3 दिन बाद, व्हाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद शाइनी फिनिश आता है। ये पेपर में का क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कहीं से नहीं पूछा है, एनसीईआरटी से पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, बट अगर हम एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ें, प्रॉपरली एनालाइज करें, विच आई एम डूइंग इट फॉर यू, तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं कर रही हूँ आपके लिए, तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, और प्लस पानी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो एग शेल होते हैं, अंडे का जो छिलका होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, ठीक है। और क्या बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से? मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट से, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो जरा इसको ध्यान से रखना, देखना इसको। चलिए आगे चलते हैं, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताई थी इसमें रिएक्शंस में ना आपको, कि रिएक्शंस जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और एक होती है एंडोथर्मिक। और मुझे पता है बच्चों को ना हमेशा ये कंफ्यूजन होती है कि एक्सोथर्मिक क्या होती है और एंडोथर्मिक क्या होती है, तो मुझे भी होती थी बचपन में, सबका सेम ही होता, कुछ नहीं होता। देखो ध्यान से, एक्सोथर्मिक को ना स्टार्टिंग के 2 वर्ड देख लो यार, ई एक्स, और इसको कंपेयर करो एग्जिट के साथ, एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, और एंडो में ई एन देख लो, और इसको तुम जोड़ो एंट्री के साथ, मतलब अंदर आना। तो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, हीट इज इवॉल्व्ड, या हीट इज इवॉल्व्ड, बाहर निकल रही है, और एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ऐसे कभी नहीं बोलोगे फिर आप, अगर ये एग्जिट वो स्टार्टिंग के 2 लेटर लर्न करोगे तो। एक्सोथर्मिक की एग्जांपल कोई भी ले लो यार, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस बहुत सारी हीट, डेल से हीट को शो कर रहे हैं। एंडोथर्मिक का रिएक्शन में सबसे क्लासिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक, क्योंकि उसको हीट की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो ये दोनों चीजें याद रखना, एक्सोथर्मिक में हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, इवॉल्व भी नहीं पता तो रिलीज पता होगा, रिलीज, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, इसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि एक कंपाउंड होगा, इसको हीट करोगे या कुछ भी आप करोगे, प्रेशर करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और ये 2 चीजों में ब्रेक हो जाएगा, इसे बोलते हैं डीकंपोजिशन। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अगर आप पानी में से, जो लिक्विड है पानी, अगर आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो पानी लिटरली ब्रेक हो जाएगा H2 और O2 में। इतनी बात समझ में आ रही है? गैसेस फॉर्म में। दिस इज हाउ वी कैन गेट ऑक्सीजन इन द इंडस्ट्रियल मेथड, ऐसे बनती है ऑक्सीजन यहाँ पर, बट जरूरी नहीं है यार, बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है ना ऑक्सीजन, तो वैसे नेचर में इतनी काफी कम थोड़ी है, काफी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर ए भी टूट के ए और बी बनाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या एग्जांपल मैंने लिखा है। एक लिखा है फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट का पूरा जो फॉर्मूला है ना वो ये है FeSO4.7H2O। अच्छा कैसे रंग का होता है ये भी सवाल आता है, तो ये होता है हरे रंग का, ग्रीन कलर। इस कलर से भी सवाल आते हैं, जरा ध्यान से देखना। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो बनाएगा फेरस ऑक्साइड, और ये जो पानी है ना निकल गया ये इसमें से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को इसके बाद समझाती हूँ। यहाँ देखो, फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर SO3 बना रहा है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, ठीक है। ये जो FeSO4 है ये अपना पानी लूज कर देगा, और जब ये पानी लूज करेगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो 7H2O 2H2O, अगर उसको हीट करते हैं तो क्रिस्टल का जो रंग होता है ना यार वो भी चले जाता है, ठीक है। इसका ये एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, CuSO4.5H2O, इसका ब्लू कलर का रंग होता है, जैसे ही तुम उसको हीट करोगे और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट, द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ये सवाल भी पेपर में आया है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। कैल्शियम लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसको हीट करोगे तो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है क्योंकि हीट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। और इस कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला जो यहाँ लिखा है क्विकलाइम, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सीमेंट में होता है इसका इस्तेमाल, इट इज यूज्ड इन सीमेंट। क्लियर? आगे देखो, लेड नाइट्रेट। अच्छा ये वाला जो सवाल आया था ना, ये वाला सवाल था आपका लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें, ठीक है। दिस क्वेश्चन केम इन CAPF, वहां पर कहा था कि डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट नो, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो पूरी रिएक्शन है ना ये एंडोथर्मिक है। अब मैंने सीरियस में CAPF वाला कराया था सोल्यूशन, और वहां पर हमने ये क्वेश्चन को देखा था, ठीक है। तो और कहाँ से लिया है ये क्वेश्चन? NCERT से लिया है, कहीं बाहर से नहीं लिया है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करोगे तो हीट देनी पड़ेगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक नहीं है। क्लियर? अच्छा एक चीज और पढ़ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो NO2 है, इसका कलर जो होता है ना, इस गैस का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन,
ये सब चीज़ें आपकी गिवन होती हैं और यही यहाँ सब कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के वो पूछ लेते हैं। आगे, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। अच्छा, ये भाई बात कर रहे हैं सिल्वर सॉल्ट्स की, सिल्वर सॉल्ट्स। अब वो AgCl हो या AgBr हो, सिल्वर सॉल्ट जितने भी होते हैं ना उनको धूप से बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका फोटो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जैसी सनलाइट की प्रेजेंस में आएंगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे। इसीलिए द रीजन इन सॉल्ट्स को डार्क ब्राउन बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। सिल्वर सॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन बॉटल्स। इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सो दैट ये सनलाइट के साथ रिएक्ट ना करे। देखो ध्यान से, AgCl सनलाइट के साथ रिएक्ट करेगा तो Ag डिकम्पोज हो जाएगा यार, सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड, किसी काम का नहीं, हमें तो AgCl चाहिए था। ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड ये भी सेम चीज करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? द रीजन दैट इज व्हाई ये ऐसा ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए AgBr और AgCl को दोनों को हम ऐसी बॉटल्स में रखते हैं जिनका रंग बाहर से ब्राउन होता है, डार्क बॉटल्स। ठीक है, आपने देखी होंगी बहुत सारी दवाइयाँ डार्क कलर की होती हैं, डार्क बॉटल्स की होती हैं, उनकी बॉटल डार्क होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती। क्यों? रीजन क्या है? सिंपल, सो दैट इट वोंट रिएक्ट विद द लाइट के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है, इसमें चलो आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक जो यूपीएससी बार बार देता है, कितनी बार रिपीट हुआ है, इसका तो रिपीटेशन का रिकॉर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हें क्या नहीं आता, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती, क्योंकि पता ही नहीं होगा कौन डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो लेट मी जस्ट राइट ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्लास में मैंने तुम्हें लर्न कराया है निमोनिक से, बढ़िया तरीके से इसको लर्न कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और क्लासिक एक जो सवाल बार बार पूछते हैं लोग, ये वाला, अब मैंने तो कितनी बार देख लिया, तुमने भी देखा होगा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, हरे रंग नीले रंग का होता है। जैसे ही तुम उसमें Fe डालोगे तो इट बिकम्स FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहां पर, ये है आयरन और ये है कॉपर, हु इज मोर रिएक्टिव? आयरन, काफी ऊपर है। तो आयरन क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा उसकी जगह से। इससे सवाल इतने सारे आए हैं, एक तो ये वाला सवाल आया है, एक कलर के रिलेटेड आया है। देखो, कॉपर सल्फेट का रंग है ब्लू, द मोमेंट यू ऐड अ आयरन नेल टू इट द कलर ऑफ ब्लू चेंजेस टू ग्रीन। और फिर एक और सवाल आया PYQ में कि ये जो आयरन नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर किस चीज का है? तो किस चीज का है? कॉपर का। इस पूरे फिगर में आपको, इस पूरी पिक्चर से आपके सारे सवाल सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और इसको बिल्कुल बाय हार्ट करके जाना। ठीक है, इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं, बोलते हैं ये होगा क्या, ये वाला बत करके बताओ, ये वाली रिएक्शन होगी क्या इसमें? ZnSO4 प्लस Fe, पूछते हैं ये होगा आगे क्या? तो आपको देखना पड़ेगा Zn कहाँ है, Zn यहाँ है, Fe कहाँ है, Fe नीचे। तो अब Fe नहीं कर पाएगा, अब Fe ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, अब Zn रिएक्टिव है, तो Fe इसकी जगह पे जाके नहीं बैठेगा, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है, उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ ऐसा देख सकते हो कि AB ने रिएक्ट किया CD से और ये बन गया AC प्लस BD। ठीक है, सॉल्ट बिल्कुल एक्सचेंज हो गए, ये क्लासिक एग्जांपल है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा यहां पर, ये बनेगा प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल होगा, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। नमक तो घुल जाएगा लेकिन ये नहीं घुलेगा, ये नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल इस फॉर्म। और इस रिएक्शन को पढ़ लेना बस, इस रिएक्शन को। ठीक है, ये दिस इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड बेसिस में मैंने समझाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें भी समझा देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बनाता है सॉल्ट और वाटर। और हमारे पास है ना एक क्लासिक एग्जांपल, HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस क्या, प्लस H2O, राइट।
ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ना है आपको इसमें? एक तो पढ़ लेना नेटल प्लांट के बारे में, रिपीटेड है ये नेटल प्लांट। कौन सा एसिड होता है तुम्हें पता है कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है ना। एंड स्टिंग, एंड बाइट होती है, चींटी ने काट दिया, एंड बाइट या फिर बी स्टिंग, कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। वी नो दिस थिंग। कौन सा है भाई? फॉर्मिक। फॉर्मिक को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक को ही मिथनोइक एसिड बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है? HCOOH। क्लियर? और बस एक चीज और पढ़ लेना, एक वॉस्प वाला भी सवाल आता है। वॉस्प, वॉस्प के अंदर जो चीज होती है, जो लिक्विड होता है, वो एल्कलाइन होता है नेचर, वो बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक लिख देते हैं, वो बेसिक होता है, वो एसिडिक नहीं होता। मधुमक्खी काटेगी तो एसिड डालेगी, लेकिन वॉस्प काटेगा तो वो एल्कलाइन सोल्यूशन डालेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ दिस इज द लास्ट दैट वी आर डूइंग, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, तो मैं लिख देती हूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है फटाफट आपको समझा देते हैं। जब भी ऑक्सीडेशन आएगा तो आपके दिमाग में 4-5 चीजें आनी चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। और क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इसे भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और एक और भी है, ये तो सारी पुरानी डेफिनेशन है, नई ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, दैट देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हेनेवर देयर इज अ ऑक्सीडेशन, ये 5 चीजें तुम्हारे पास पता है तुम्हें, बस ऑक्सीडेशन कंप्लीट है। यही ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं अब हम फिर। इसके बाद हम रिडक्शन की बात करते हैं। जब भी रिडक्शन आपके सामने आएगा तो अगेन फ्यू थिंग्स शुड बी देयर इन योर हेड। फॉर एग्जांपल, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब उल्टा कर देना है पीछे वाले का बिल्कुल। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और यहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और इसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ रखा है क्लास में, रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ना, ये रिडक्शन के बारे में और ये ऑक्सीडेशन के बारे में, ये रिवाइज करने के लिए कि अगर मुझे रिवाइज करना है ऑक्सीडेशन क्या, तो मैं ये सारे पैरामीटर्स हैं यार, इन सारे पैरामीटर्स में किसी भी एक को फॉलो हो सकता है। वो क्या पता ऑक्सीजन हो ही ना वहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, क्लोरीन ऐड हो रहा हो, फ्लोरीन ऐड हो रहा हो, तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, अब देखो CuO से Cu बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसलिए ये रिडक्शन बोल दिया। रिडक्शन यही तो होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऊपर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लग रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन बोल दिया, बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, जो स्टार्टिंग की 4 थी ना, ये वाली जो 4 है, ये वाली डेफिनेशन है, ये हमारी ओल्ड क्लासिकल थ्योरी है। और वो जो ऊपर मैंने लिखा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द न्यू थ्योरी। क्लियर? और कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इसको आप देख लेना। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क करी हैं इनको अच्छी से पढ़ लेना, रिवाइज करना मल्टीपल में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में वी गोना डू फिजिक्स, एक कंप्लीट फिजिक्स पढ़ेंगे और एक कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स को मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगे। क्लियर हो रही है बात? चलो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। जय हिंद।